हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ में कुछ करंट अफेयर्स भी है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बिहार एसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, ऑप्शन बी द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन सी द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, ऑप्शन डी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। तो नोदक या रॉकेट में जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन, ठीक है, द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है फर्मी, ऑप्शन सी माइक्रोन, ऑप्शन डी नैनोमीटर। तो न्यूक्लियर त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए है जो फर्मी का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्मी का यूज किया जाता है, जबकि परमाणु त्रिज्या की माप के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है। परमाणु त्रिज्या को माप करने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर परमाणु पूछे कि परमाणु की त्रिज्या तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी जेनॉन। तो जेनॉन का जो आयन है वो जेनॉन का आयन विभव कम होने के कारण जो है वो विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन और ऑक्सीजन से संयोग कर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कर यौगिक बनाती है, ठीक है। जेनॉन जो है जिसके विभव कम होने के कारण वो विशेष परिस्थिति में जो है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर और यौगिक बनाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जेनॉन जो है अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो वो जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है आपका XeF2, ठीक है। उसके बाद XeF4, ये सब यौगिक है। XeOF4, ठीक है, ये सब यौगिक है किसके द्वारा, जेनॉन के द्वारा बना हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। ऑप्शन ए उसकी गुप्त ऊष्मा पर, ऑप्शन बी उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर, ऑप्शन सी ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर, ऑप्शन डी उनके अपने अपने तापमान पर। तो दो निकायों के बीच, ठीक है, कि जब किसी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है, यानी ताप में अंतर के कारण होता है, तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद क्या होता है कि वो समान ताप में ले जाता है, ठीक है। जिस तरह एक भरी अगर बाल्टी में पानी हो और एक में पानी नहीं हो तो भरी बाल्टी से जिसमें नहीं हो उसमें ले जाने के लिए वो उसकी जो गति है पानी की वो अधिक होगी और एक टाइम ऐसा होगा कि जब दोनों में लेवल सेम हो जाएगा, यानी कि जब पानी समान हो जाएंगे तो गति जो है वो समान हो जाएगा। उसी तरह टेम्परेचर ताप जो है वो उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर
जाती है और कुछ देर के बाद जो है वो समान हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिवहन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी विकिरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि वायु की क्षैतिज गति के कारण जो है वो होने वाला ऊष्मा का अंतरण को अभिवहन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो प्रकाश का ध्रुवीकरण की प्रघटना जो है वो यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश का ध्रुवीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रकाश का ध्रुवीकरण की प्रघटना जो है वो क्या है? प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी ए प्लस बी, ऑप्शन डी लहरें पैदा नहीं होती। तो जब शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तब जल की सतह पर उत्पन्न विक्षोभ के कारण यह अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें जो है वो उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। ऑप्शन ए है बल के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन बी बल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र, ऑप्शन डी हमेशा शून्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम क्यू, ऑप्शन सी महो, ऑप्शन डी महो क्यू। तो विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो विद्युत चालकता की यूनिट है। ठीक है, विद्युत चालकता क्या होता है? तो वो है कि पदार्थ द्वारा विद्युत धारा का संचालन करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रेडियो ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में जो धारा बहती है वो होती है आपकी विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के जो 5वीं अनुसूची है उसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है और संविधान के जो अनुच्छेद 244 है, 244, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत जो है वो
किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। किसका है? राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधानसभा में जो है वो राज्यपाल द्वारा, यानी कहने का अर्थ हुआ कि विधान परिषद में 112 सदस्य जो है उन स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं जिनमें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक तक की उपाधि प्राप्त कर ली। और विधान परिषद में 16 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा में के संबंध में जो है वो ज्ञान हो। ठीक है, इस विषय का ज्ञान हो। तो विधान परिषद में जो है वो आपका 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कुल सदस्यों का 1/6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? ऑप्शन ए विधायी शक्ति को, ऑप्शन बी प्रशासनिक शक्ति को, ऑप्शन सी वित्तीय शक्ति को, ऑप्शन डी न्यायपालिका शक्ति को। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन जो है वो किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। उसके बाद भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है वो केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का 3 सूची में जो है वो बंटवारा किया गया है। एक है आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसको बाहर रखा गया है? तो न्यायपालिका शक्ति को, न्यायपालिका शक्ति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी जीपी के राव समिति, ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति और ऑप्शन डी गार्डियल समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की जो अनुशंसा है वो आपका 1986 में जो है LM ठीक है, LM सिंघवी द्वारा किया गया था। LM सिंघवी द्वारा किया गया था। उसके बाद अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति को लागू करने का सुझाव दिया था। और पंचायती राज संस्था में जो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला के जो आरक्षण है वो आपका गार्डियल समिति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यानी कि LM सिंघवी जो समिति है उसका दर्जा जो है 1986 में मिला। और उसके बाद अशोक मेहता समिति जो है वो द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति को लागू किया। और नेक्स्ट जो है आपका गार्डियल समिति ये जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसके बाद महिला को आरक्षण का सुझाव जो है वो गार्डियल समिति के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के विषय में सही क्या है? ऑप्शन ए है यह अस्थायी सदन है,
इसकी अवधि 6 वर्ष है और 1/3 सदस्य प्रति दूसरे सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। उसके बाद इसकी अवधि जो है वो 6 वर्ष का होता है। उसके बाद 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, यानी कि 1 2 3 4 इस सभी जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1949। तो ये जो है आपका तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि संसद द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है वो 1955 में पारित किया गया था और 1976 में जो है इसमें संशोधन किया गया था और संशोधन करने के बाद जो है इसका नाम चेंज कर वो कर दिया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कब? तो वो 1976 में चेंज करके कर दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है। ऑप्शन ए लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी प्रकरण समिति और ऑप्शन डी विभागीय अस्थायी समिति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रकरण समिति का संबंध जो है वो सरकार के वित्तीय कार्यों की जांच पड़ताल करना, उसकी समीक्षा करना से संबंधित है और इसे ही आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस समिति में जो है वो केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय स्लेबों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? वन रोपण, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती और समुच्च रेखीय जुताई। तो पर्वतीय स्लोप जो होते हैं उस पर, यानी कि पर्वतीय ढलान जो है वो मृदा अपरदन के ढलान को काटकर सीढ़ी नुमा, ठीक है, सीढ़ी नुमा जो खेत बनाकर और उस पर समुच्च रेखीय जुताई, ठीक है, समुच्च रेखीय जुताई करके नियंत्रित किया जाता है। और सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसे ही किया जा सकता है, परंतु समुच्च रेखीय विधि सबसे उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, समुच्च रेखीय विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य चारों ओर प्रत्यक्ष नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो इसको जो है वो केपलर ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्यक्ष नक्षत्र का मार्ग जो है वो दीर्घवृत्ताकार है। किसने बताया? केपलर ने बताया। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस के द्वारा यह कहा गया कि सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार जो है वो कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड केंद्र में है। सूर्य ब्रह्मांड केंद्र में है और केंद्र में स्थित है और ग्रह जो है उसकी
परिक्रमा करते हैं, ग्रह जो है उसकी क्या करते हैं, परिक्रमा, ये कहे थे कोपरनिकस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है। ऑप्शन बी, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। ऑप्शन सी, यह उतनी ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन डी, यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी दूरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो 27 दिन 8 घंटे 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया, मालदीव, ये सब देश से होकर के गुजरती है, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।